बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो आज से हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी बाकी की जो वीडियोस होंगी वो भी इसी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी, आप वो भी देख सकेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर अवेलेबल होगा और प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका पूरा चैप्टर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इसके अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक आज हम चैप्टर का नाम तो फंक्शन एंड लिमिट्स है, लेकिन आज हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शंस की तरफ जाने से पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो समझ लें कि फंक्शन है। और इसमें फंक्शन की तरफ जाने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी सेट की। सेट ऐसे देखें, सेट से बात चलेगी क्योंकि सेट से ही आगे फिर फंक्शन बनते हैं। अ कलेक्शन ऑफ, ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी अशिया का मजमुआ जो वाज़ेह हों, वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों, मतलब कि मुख्तलिफ हों। इसका मतलब ये हुआ कि वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया का जो मजमुआ होता है वो सेट कहलाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कह लें कि एक क्लास के अंदर 10 चेयर्स पड़ी हैं, तो वो एक तो वाज़ेह अशिया हैं और वो एक से मतलब कि और वो मुख्तलिफ है, हर चेयर मुख्तलिफ है। ठीक है, तो उनका एक क्लास वो एक सेट बन गया। ठीक है, एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो वाज़ेह हैं, अपना जिस्मानी वज़न रखते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट बन गया। ठीक है, इसी तरह क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ में हम अब कैलकुलेशंस के नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स लेने हैं तो 1 2 3 इस तरह एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप एक और सेट ले लेते हैं, बी एक सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट लेते हैं 5 और 6 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सेट की बात आती है। ये सारी चीज़ें आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, मैट्रिक में भी कुछ हद तक पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स को ज़रा ये कम समझ आती हैं। तो फर्स्ट ईयर में अच्छी उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो इसको हम सरसरी से थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन हमारा असल जो टॉपिक है वो तो हमारा फंक्शंस का है। ठीक है, अब जब सेट की बात हो गई है, इससे फिर अगली जो बात होगी वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की होगी। किसकी होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि जो सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। उसमें क्या काम करते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैं दोनों सेट लेता हूँ, उनसे ए क्रॉस बी फाइंड करता हूँ, ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें ए और बी पहले ए का सेट आएगा फिर बी का सेट आएगा। ठीक है, मैं सेट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लग जा रहा हूँ। 1 इधर से पहला एलिमेंट लेके उधर से दोनों के साथ 1 5 1 6, फिर इसी तरह 2 5 और 2 6, फिर इसी तरह 3 5 और 3 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जब इसका सेट बना दिया जाएगा तो ये कार्टेशियन, ये सेट की साइन डाले हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट इसको यूँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इस सेट के जो, अब अगली बात आती है सबसेट की। तो इस सेट के जो सबसेट बन सकते हैं वो बन सकते हैं टू पावर n। ठीक है, तो यानी कि 2 पावर 6, तो ये आई थिंक 64 आंसर आता है। तो इस सेट के 64 सबसेट बन सकते हैं और वो जो सबसेट बन सकते हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? रिलेशन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है,
तो उसमें से चंद एक लिख लेता हूँ रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, मैं जो कि ज़्यादा लिखने जा रहा हूँ R1 R2 R3 इसलिए कह लेते हैं। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के इसमें लिख दें। वैसे आपको बताया कि 64 इसके रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन मैं उसमें से चंद लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ 1 5 1 6 2 6, और ये एक रिलेशन लिख दिया। फिर इसके साथ R2 लिख लेते हैं। R2 के साथ R2 में मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 5 और 2 5, दो एलिमेंट लिख लें। बेशक से एक एलिमेंट लिखना है, R3 में लेता हूँ, उसमें एक एलिमेंट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 6 लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी एलिमेंट्स लिख लें, ठीक है। 64 बनते हैं, आपको पहले बताया कि 64 इसके रिलेशन बनते हैं। मैं एक रिलेशन ऐसा लिखता हूँ R4, उसमें एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 5 और 2 5 और उसके साथ साथ 3 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मुख्तलिफ तरह के रिलेशंस लिखे हैं। तो अब इनमें से कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो फंक्शन कहलाएंगे, और कुछ रिलेशन सिर्फ रिलेशन ही रह जाएंगे, वो फंक्शन की तरफ नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो अब कौन से जो रिलेशन हैं जो फंक्शन कहलाएंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ना है। फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ अगर हम बात करें तो कह सकते हैं अ फंक्शन इज अ रूल, ये एक रूल है, या इसको दूसरे लफ्जों में कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं, मुताबिकत, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये रूल है या इसको मुताबिकत कह सकते हैं, विच या इन विच रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, जिसमें दो सेट के दरमियान रिलेशन है, बिटवीन टू सेट्स सच दैट, किस तरह का रिलेशन है। देखो यहाँ पर दो सेट ही तो थे, तो उनके रिलेशंस की बात करनी चाहते हैं। अब रिलेशन कैसा, रिलेशन सच दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड्स, मतलब के मुताबिकत करता हो, corresponds to one and only one element of the second set, मतलब कहने का यह हुआ कि ये एक रिलेशन है जिसमें फर्स्ट सेट का जो हर एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड्स, मुताबिकत करता है किसके साथ, वन एंड ओनली वन, कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, किसके, ऑफ द सेकंड सेट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, एक सेट है ए, मैं ये आपको थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ। दूसरा सेट है हमारे पास बी। ए से बी की तरफ हमारा चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए से बी की तरफ है, तो हम ए से बी की तरफ इसका रिलेशन बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे, जो भी बनेगा। तो ए के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 1 है, 2 है, 3, और बी में एलिमेंट है हमारे पास 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अगर रिलेशन में बात करें, तो उसमें 1 की जो मैपिंग है, 1 का जो इमेज है वो 5 के साथ है, यानी कि ये 1 का जो इमेज है वो ये 5 के साथ आ गया। और फिर इसी तरह 1 का इमेज जो है वो 5 के साथ, 1 का इमेज पहले 5 के साथ, फिर 1 का इमेज 6 के साथ, ठीक है। और इसी तरह फिर 2 का इमेज 6 के साथ, ये 2 का इमेज भी 6 के साथ। तो देखिए कि ये जो हमारी डायग्राम है, ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। इसके लिए देखें कि हमने कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड्स, मुताबिकत करता हो किसके साथ, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, के सेकंड सेट के किसी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। तो देखिए इसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट, तो यहाँ ईच एलिमेंट की बात खत्म होगी क्योंकि यहाँ पर 3 फ्री पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ उधर
कॉरस्पॉन्ड्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास पहला रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं सेकंड रिलेशन के लिए। सेकंड रिलेशन में 1 5 के साथ मैप करेगा, और इसी तरह 2 5 के साथ मैप करेगा, 2 भी 5 के साथ मैप करेगा, ठीक है। तो इस तरह देखें, यहाँ पर भी ईच एलिमेंट वाली बात पूरी नहीं हो रही, तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये भी रिलेशन जो है, ये रिलेशन तो ये है लेकिन ये फंक्शन फिर भी ना कहलाया, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम अगर इसकी बात करते हैं R3 रिलेशन की, R3 में हमारे पास जो नंबर 2 है वो इमेज बना रहा है 6, तो नंबर 2 तो यानी कि ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ये इमेज बना रहा है 6 के साथ। तो इस तरह भी ये हमारी ईच एलिमेंट वाली जो बात है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो लिहाजा ये जो रिलेशन है ये भी फंक्शन नहीं है। अब आखिरी की बात करते हैं, तो आखिरी में हमारे पास ये है कि 1 का जो इमेज है वो 5 के साथ है, 1 का इमेज 5 के साथ है, और 2 का इमेज 5 के साथ है, 2 का इमेज 5 के साथ है। इसी तरह 3 का इमेज 6 के साथ है, 3 का इमेज 6 के साथ है। तो अब देखें कि ये हमारे पास अब ये डेफिनेशन की बात पूरी हो रही है। ईच एलिमेंट, सिर्फ इतनी सी बात पूरी करनी है कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट, बिल्कुल हर एलिमेंट मैप कर रहा है किसके साथ, कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 एंड ओनली 1। तो हर एलिमेंट उधर एक एलिमेंट के साथ, देखो ये उधर एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एक के साथ दिया, तो ये जो है इसका एलिमेंट उधर एक के साथ मैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और इधर से एक ये जो एलिमेंट है ये उधर भी एक से ही मैप कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। इस तरह के जो इस 64 में से इस तरह के जो रिलेशंस होंगे, जो ये बातें पूरी कर रहे होंगे, तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें अगली जो बात करते हैं वो अगली बात इसकी है डोमेन और रेंज की। अगली बात किसकी है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो डियर स्टूडेंट, इसमें इन तमाम रिलेशंस में डोमेन और रेंज तो है। देखिए जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रेंज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, और देखो बेशक से ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है, तो रिलेशन की भी डोमेन और रेंज होती है, और फंक्शन की भी डोमेन और रेंज होती है। तो आप इधर हर एक में बयान कर सकते हैं। तो मैं अगर डोमेन लिखूं, डोमेन ऑफ R1 रिलेशन की डोमेन लिखूं, तो लिख सकता हूँ 1 और 2, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो 1 और दूसरा 2, ठीक है। तो इसी तरह फिर डोमेन रेंज की बात कर लें, इसी में रेंज ऑफ R1 की जो रेंज है वो 5 और 6 बनती है, 5 और 6 बनती है। तो ये डोमेन और रेंज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये डोमेन और रेंज रिलेशन की भी होती है और ये फंक्शन की भी होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इस फंक्शन को डिनोट करने का नोटेशन। फंक्शन की जो नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका है, वो आयलर जो साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, उसने बयान किया था। उसने कहा था कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको यूँ भी कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, या यूँ कह लो y इज द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पर जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला जो y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसी तरह अब हम अगली जो बात करने जा रहे हैं, फिर इसको ग्राफ के जरिए अगर चेक करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो उसमें आप देखें हमारे पास, चलिए ये हिस्सा रेज कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ग्राफ के जरिए चेक करने का तरीकाकार है उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहते हैं,
वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका ये यानी कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई लीनियर फंक्शन था, उसका ये ग्राफ है। अब इस लाइन के ऊपर मैं एक वर्टिकल लाइन का मतलब अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे को एक वर्टिकल लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ। वो लाइन इस तरह से ड्रा करें कि इसको किसी एक से ज्यादा जगह पर उसको इंटरसेक्ट करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ तो देखें, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, या फिर या किसी और जगह पर करके देख लें, आपकी मर्जी पर जहाँ पर आप एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करने की कोशिश करके देखें तो नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, ये फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये फंक्शन कहलाता है। इसी तरह अगर मैं ये वाली बात करूं कि मेरे पास एक ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक ग्राफ पड़ा है, ठीक है। ग्राफ फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल शेप ले लेता हूँ, ये भी तो एक ग्राफ ही है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, वर्टिकल लाइन, तो देखें ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो इस वर्टिकल लाइन ने इस सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया बल्कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो लिहाजा ये जिस भी वैल्यूज का था ग्राफ, वो फंक्शन नहीं है। वो क्या नहीं है? वो नॉट अ फंक्शन। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो और ये जो हमने पहले बनाया था ये फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है। इस तरह मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती हैं। आपके जो फंक्शंस के या वैल्यूज़ के या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो ग्राफ हैं, उनको अगर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे सिर्फ एक पॉइंट पर, आपकी कोशिश के बावजूद भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो फिर वो फंक्शन कहलाता है। वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगी? फंक्शन कहलाएगी। इसी तरह बाकी में अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद ये तो होगी एक सिंपल फंक्शंस की बात। अब इसमें एक फंक्शन ऐसा भी है कि जिसका नाम है पीस वाइज फंक्शन, ग्राफ ऑफ पीस वाइज। ग्राफ ऑफ पीस वाइज फंक्शन लिख लें, ग्राफ ऑफ पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, है तो यहाँ पर भी फंक्शन ही। पीस का मतलब आप समझते हैं टुकड़े को कहते हैं, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। अब यहाँ पर जो फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन का टुकड़ा, ठीक है। तो उसके ग्राफ में अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू इस तरह से x है, इफ 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, या फिर x माइनस 1 है, इफ 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2। अगर देयर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ आप प्रॉपर तरीके से बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए 0 से लेके 1 के दरमियान उसकी वैल्यू जो आएगी, 0 से 1 के दरमियान, तो y की जो वैल्यू आएगी वो यानी कि यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ, फिर यहाँ पर 2 लेता हूँ, इसी तरह अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो 0.1 0.2 इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर मूव करें 0.3 0.4, तो लास्ट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 से आगे फिर 1.1। आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्केल बनाना होता है, ये इसका एक प्रॉपर डिफरेंस रखना होता है, एक इक्वल डिफरेंस रखना होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो 0 से 1 के बिटवीन जो y की वैल्यू बनेगी वो 1 ही बनेगी, क्योंकि अगर देखो मैं 1 इधर पुट करता हूँ तो y का आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं 0 पुट करता हूँ, देखो ये x की वैल्यूज है सारी, 0 भी है 1 भी है, बाकी इसके बिटवीन, तो अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 0। तो इट मीन्स अगर x 0 रखता हूँ, ये x एक्सिस की लाइन है और ये y एक्सिस की लाइन है,
तो इसमें अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y भी 0 मिलता है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक। और 1 अगर x की जगह रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 बनेगी। तो इधर से 1 के सामने, इधर से ये 1 के सामने, तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर मूव कर देगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका इधर मूव कर जाएगा। इसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जब हम इसकी बात आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखें, अगर x की जगह पर 1 रखते हैं, इधर 1 रखते हैं तो 1 - 1 क्या होगा, 0। y की वैल्यू क्या आएगी, 0। x 1 रखने से y कितना आएगा, 0। फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका ग्राफ फिर यूँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो हम इस पूरे फंक्शन की बात करें, तो हमारे पास ग्राफ एक लाइन नहीं बनी, बल्कि 2 मुख्तलिफ लाइन्स बन गई हैं और वो आपस में अटैच नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं, ऐसे ग्राफ को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन का जो है ग्राफ। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं जो कि इसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत रहेगी डियर स्टूडेंट्स। जो इसमें मुझे आपको कोई कमी कोताही नज़र आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिक, इसी चैप्टर का टॉपिक समझना चाहते हैं, अर्ली समझना चाहते हैं, जल्दी समझना चाहते हैं, तो भी मुझे बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको उस पर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।